और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी किताब डॉक्टर साहब ने लिखी। लेकिन इस किताब के बारे में और आपको बता दें, ये किताब है ज़रूर मजबूती का नाम महात्मा गांधी, लेकिन इसमें आज के दौर की कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी दिक्कत, कोई जो हम लोग झेल रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, वो ना दर्ज हो, ऐसा इसमें कतई नहीं है। यहाँ तक कि जो मनरेगा का जो नाम बदला है जी राम जी से, वो भी इस किताब में दर्ज है। तो हम आप सबसे ये कहेंगे कि हाँ, एक बातचीत शुरू करने से पहले किताब आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये किताब एक दस्तावेज़ है हमारे पूरे पिछले 15-20 सालों का। और इस किताब को महात्मा गांधी का ये कोई स्तुतिगान नहीं है, इसमें महात्मा गांधी की एक आलोचना है, और वो आलोचना ऐसी है जो हर एक को पढ़नी चाहिए, हर एक को समझनी चाहिए, क्योंकि वो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने की है और अपनी समझ से की है। उसमें बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने सवाल उठाए हैं और बहुत उसके उत्तर देने का भी प्रयास किया है अलग अलग लोगों के हिसाब से। तो हमने सोचा कि आपसे इस चीज़ के लिए ज़रूर कहें कि किताब बाहर है, किताब ज़रूर लीजिएगा और पढ़िएगा। वो पढ़िएगा इसलिए क्योंकि वो आपके दिमाग की बहुत सी परतों को खोलेगी, बहुत से सवालों को खोलेगी, जो पुरुषोत्तम जी ने खुद भी महसूस किए हैं। और क्यों महसूस किए हैं इसका भी एक आपने किताब में जिक्र कर दिया है। बहुत बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक में रहे हैं पुरुषोत्तम जी का बचपन जो है आरएसएस से शुरू हुआ। बड़े भाई जो थे जनसंघ में, वो हिंदू महासभा में थे, और चिढ़ाया इसलिए जाता था कि ये लोग तो अपने नाम में हिंदू लगाते नहीं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले इतने डरपोक होते हैं, तो इसके इनको परेशान भी किया जाता था। तो ये सफ़र वहाँ से जिस बचपन में शुरू हुआ, वो आज यहाँ पर आकर के ठहरा है कि उन्होंने उस आरएसएस को, सावरकर को और तमाम चीज़ों पे वो सारे सवाल उठाए हैं और वो सारे उत्तर देने की कोशिश की है, जो हमारे दौर के बहुत ज़रूरी उत्तर हैं। तो हम इसके ऊपर बातचीत शुरू करेंगे पुरुषोत्तम जी के साथ। और एक चीज़ और कि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बहुत लोगों को पैनल बुलाएंगे, कि एक पत्रकार हो, एक इतिहासकार हो, एक बुद्धिजीवी हो, एक अच्छा वक्ता हो। तो हम लोगों ने सोचा उसकी एक ही आदमी पूरा कर सकता है, वो डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो पहला, किताब के सवाल से पहले एक सवाल आपसे ये है। अभी एक हमारे संघ के एक जानने वाले बहुत क्लोज थे, उन्होंने कहा कि हम, ये 2 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हम 3 सालों से हम लोगों ने बहुत संघर्ष कर लिए महात्मा गांधी के नाम को दबाने के लिए, लेकिन हम लोग 3 चीज़ों से बहुत परेशान हैं। एक, महात्मा गांधी की हत्या से, कि उस हत्या का तोड़ आज भी कोई आदमी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है कि भाई ये हत्या क्यों, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं थी हत्या। तो कहने इस प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं दे पाते हैं। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी की इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ जो पूरी दुनिया में लगी हुई हैं, इसका भी हम लोग पिछले कई सालों से तोड़ निकाल रहे हैं, नहीं निकल रहा। तीसरा, उन्होंने कहा, ये देखिए बहुत उनकी इंटरनल बातचीत बता रहे हैं, कहते तीसरा हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है महात्मा गांधी के ऊपर बनी फिल्म रिचर्ड एटनबरो की, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो हमको लगा ये तो बात ऐसी फर्जी टाइप की होगी कि भाई फिल्म से भी कुछ होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि उस महात्मा गांधी फिल्म से बने हुए थे, वो पर्सनालिटी फिल्म से बनी हुई थी, तब मेरा माथा ठनका कि यानी ये चिंता है इन लोगों को कि फिल्म से भी एक चिंता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब कि क्या आप बताइए, क्या महात्मा गांधी उस फिल्म के मोहताज थे, या उस फिल्म से कोई प्रभाव पड़ा, या ऐसी उनकी चिंताएं जायज़ हैं? बहुत आपका आभार। और आपके सवाल का जवाब देने के पहले आयोजकों का, आपका, खास करके हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत का आभार कि आप सब लोगों के बीच ये बात करने का मौका मुझे मिला, और वो भी किदवई साहब को याद करते हुए, जिनके बारे में ये सचमुच कहा जा सकता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बोस, किदवई साहब, मौलाना आज़ाद, कभी कभी सचमुच मुझे लगता है कि कहीं हमें स्कूल में कोई फैंटेसी तो नहीं सुनाई गई है। क्या सचमुच ऐसे लोग थे? क्या सचमुच इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ करते थे? अभी जिस तरह की बातचीत होती है, जिस तरह का डिस्कोर्स होता है, आप मिसाल के तौर पर 1966 में जब लोकसभा में बिल पेश किया गया नेहरू यूनिवर्सिटी स्थापित करने का, उस मैंडेट को आप पढ़िए, उस डिबेट को आप पढ़िए, MC छागला के उस डिबेट पर जवाब सुनिए, लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो लोकसभा में हो रही बहस है, जिस लेवल पे वो बहस हो रही है कि साहब यूनिवर्सिटी में सेकुलरिटी का क्या मतलब है, क्रिटिकलिटी क्यों होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में। तो सचमुच कभी कभी लगता है, और इसलिए बहुत
सम्मान के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ किदवई साहब को याद करते हुए मैं इस कार्यक्रम में हूँ। एक बार फिर से आपका आभार। आपने जो सवाल पूछा वो एक बार एनडीटीवी के कार्यक्रम में पूछा गया था। वो प्रसंग था नोबेल पीस प्राइज का। तो स्वर्गीय अनुपम मिश्र ने उसका बहुत सुंदर उत्तर दिया था, या राजीव बोरा ने, दोनों में से किसी ने। वो हुआ ये कि साहब वो उनका नाम 6 बार नॉमिनेट किए गए वो, लेकिन उनको प्राइज नहीं मिला। तो उत्तर ये था कि ये आपका जो सवाल है इसका फॉर्मुलेशन गलत है। ऐसा मत कहिए कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, बल्कि ये कहिए कि महात्मा गांधी नोबेल प्राइज को नहीं मिले। तो महात्मा गांधी जो हैं वो ना तो नोबेल प्राइज के मतलब मोहताज थे, और अब जो नोबेल प्राइज की हालत हो गई है इन दिनों, जैसे लोगों को मिल रहा है, उसमें तो अच्छा ही है कि नहीं मिला। और ना ही वो फिल्म के मोहताज थे। असल में वो फिल्म अगर आप पढ़ें, मेरी किताब में उसका एक हिस्सा है अटनबरा और नेहरू की बातचीत का, तो आप देखेंगे कि अटनबरा ने वो फिल्म कितनी श्रद्धा से बनाई है। बल्कि मेरी निजी राय, चूंकि मैं एक फिल्म का भी शौकीन हूँ, मेरी निजी राय में वो फिल्म कम श्रद्धा सुमन जाते। मैं फिल्म बनाता तो इतनी श्रद्धापूर्ण नहीं होती जितनी अटनबरा की फिल्म है। तो गांधी जी इन सब चीज़ों के मोहताज नहीं थे। उनके प्रभाव का अब हम अपने सवाल पर आए, जो उस किताब में भी मैंने टच किया है। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग याद करें कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन केवल स्वाधीनता आंदोलन नहीं था, वो आत्म आलोचना का भी एक विशद अनुष्ठान था। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल हो, छुआछूत का सवाल हो, औरतों के एम्पावरमेंट का सवाल हो, ये सारे सवाल ऐसे सवाल नहीं थे कि ये आज़ादी पहले पाले बाद में देखा जाएगा। ये सारे के सारे सवाल साथ साथ चल रहे सवाल थे। चाहे दलितों की स्थिति का सवाल हो, चाहे औरतों की, आदिवासियों की। मैं मानता हूं कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन और उसके पहले की जो 19वीं सदी की गतिविधियां हैं, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरल में, ये सब एक गहरी आत्म आलोचना का आंदोलन था। और सारे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बावजूद भारतीय समाज में इतना आत्मविश्वास बचा हुआ था कि वो इतनी कठोर आलोचनाएं अपनी कर सके। आज जो लोग विवेकानंद के भक्त बनते हैं हिंदुत्व वाले, वो विवेकानंद को सचमुच पढ़ लें तो विवेकानंद के भी पीछे पड़ जाएंगे। जिस तरह की कठोर बातें विवेकानंद ने कही हैं अपने समय के उच्च वर्णों को, सवर्णों को संबोधित करते हुए। एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि किसी भी, आप उस वैचारिकता से सहमत हो या असहमत हो, कोई राजनेता दुनिया भर के लिए रेलेवेंट कब होता है? अब्राहम लिंकन दुनिया भर के लिए रेलेवेंट क्यों है? अमेरिका में अब तक कम से कम मेरा ख्याल है 60-70 राष्ट्रपति हो चुके होंगे। अब्राहम लिंकन क्यों दुनिया भर को याद है और कोई क्यों नहीं याद? लेनिन के वैचारिकता से आप सहमत हो असहमत हो, उनकी क्रांति को सही माने गलत माने, वो दुनिया भर के लिए रेलेवेंट क्यों? इसी तरह गांधी जी दुनिया भर के लिए रेलेवेंट इसलिए हैं, जो आपके सवाल का जवाब है, और दुनिया भर उनको याद करना चाहती है कि गांधी जी केवल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नेता नहीं, बल्कि वो नागरिकता, समाज, व्यक्ति, नेशन स्टेट, इन सब चीज़ों पर, और सबसे बड़ी बात सत्य और हिंसा और अहिंसा, इन सब चीज़ों पर बहुत गहरी इंसाइट्स देने वाले एक विचारक भी थे। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि गांधी जी एकेडमिक फिलोसफर नहीं थे। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं थे और लाइब्रेरी में बैठ के नहीं लिख रहे थे। वो ये सारी विचारणा, ये सारी वैचारिकता एक निरंतर चल रहे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के बीच विकसित कर रहे थे। और जो कुछ वो विकसित कर रहे थे उसकी प्रासंगिकता दुनिया भर के लिए है। आप औद्योगिकरण पर उनकी आलोचना को एक्सट्रीम कह सकते हैं, आत्यंतिक कह सकते हैं, लेकिन इससे इनकार करना तो मुश्किल है कि औद्योगिकरण जहां पहुंच चुका है तो कोई बहुत मानवीय स्थिति तो नहीं। यानी आज मैं दिल्ली में रहता हूं, और जब मैं किताब लिख रहा था मैंने इसमें वो लिखा भी है, दिल्ली की हवा का आलम यह है कि आप अगर स्मोक ना भी करते हो तो कोई भी स्मोकर जितना प्रदूषण अपने फेफड़ों में 15 सिगरेटों से पहुंचाता है, उतना आप केवल दिल्ली में रहने की वजह से पहुंचा देते।
आप दिल्ली में रहते हैं तो आप 15 सिगरेटें वर्चुअली रोज पी रहे हैं, भले ही आप स्मोक करते हो ना करते हो। मेरे जैसे लोग तो X+15 पी रहे हैं। तो ये केवल एक नगर का मसला नहीं है। एक बार एक सज्जन ने लिखा था और मैंने देखा, मैंने खुद अनुभव किया, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में शाम के समय साहब आप पैदल ज़्यादा तेजी से चलते हैं। अगर आप टैक्सी में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपकी ट्रेन छूट जाए, अगर पैदल चल रहे हैं तो पकड़ने की संभावना है। ये जो स्थितियां हैं, गांधी की आलोचना इनकी ओर संकेत करने वाली आलोचना। गांधी जब ये कहते हैं और ईसावास्य उपनिषद का मंत्र याद करते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कस्य स्वित धनम। सारी सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है। ये सारी विभूतियां ईश्वर की विभूति हैं, तुम्हारी भी हैं, केवल तुम्हारी नहीं, दूसरे का भी हिस्सा है। गांधी जब ये कहते हैं कि सबसे बड़ा मंत्र ये है कि कुछ भी करो तो ये सोचो कि सबसे कमजोर आदमी का, then he is not making a statement only relevant only for India. He is making a statement, he is taking a position which is relevant for entire humanity and which will remain relevant throughout history. इसलिए मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होता कि इंग्लैंड में गांधी जी की मूर्ति है, अटलांटा में गांधी जी की मूर्ति है। जिन्हें होता है ताज्जुब या दुख, उनका मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ना इस पर कोई ताज्जुब होता है और प्रसन्नता ही होती है कि है स्वाभाविक है, ये दुनिया की ओर से कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है गांधी जी के। बहुत शुक्रिया। मजबूती का नाम महात्मा गांधी, इसमें 5 चैप्टर हैं, आपको पढ़ दे रहे हैं। मजबूती का नाम महात्मा गांधी। दूसरा चैप्टर है ना हम तो हैं साथ, आस्था की मर्यादा। तीसरा है ईश्वर सत्य है से सत्य ही ईश्वर है, आस्था और नास्तिकता नैतिकता। चौथा चैप्टर है निरीश्वरवादी की नैतिकता, गांधी गोरा संवाद। 5वां है हिंदू सनातन हिंदुत्व, गांधी या सावरकर। और फिर आखिरी है जे पीर पढ़ाई जाने रे अपरिविषय नहीं तपस्वी। तो ये जो किताब का नाम है, हालांकि हमने आपसे ये जिक्र किया था कि इसका नाम मजबूती का नाम महात्मा गांधी आपने रखा है, लेकिन किताब का जो तीसरा चैप्टर है, चौथा, ये हिंदू सनातन हिंदुत्व गांधी या सावरकर, ये वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा पुरुषोत्तम जी ने उस सारी चीज़ों को एड्रेस किया है जो हमारे सवाल रहे हैं हम लोग के बहुत ज़्यादा, सावरकर को भी लेकर के और गांधी को भी लेकर के। और हमने इसमें एक चीज़ नोट की थी कि आपने इसमें मुसलमान क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबी आलोचना 4-5 पेज की मुसलमानों के भी कट्टरपन पर है। तो ये जो दोनों तरफ का कट्टरपन है, हिंदुओं का और मुसलमानों का, इसको आज की तारीख में लोग कहते हुए थोड़ा घबराते हैं कि मुसलमानों के जो एक, भाई हर तबके में थोड़ा एक कट्टरपन होता है, लेकिन आप खाली एक ही तबके के कट्टरपन को उठाएंगे तो बहुत सी आलोचना होगी जो गांधी जी के ऊपर लगी। गांधी जी के ऊपर ये कहा गया कि भाई वो मुसलमानों के मामलों में चुप हो जाते हैं, लेकिन जब आप ये किताब पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि गांधी जी ने ईसाई मिशनरियों की भी जम करके आलोचना की धर्मांतरण पर, मुसलमानों की भी संसार जैसी उनके जो कानून थे उस पर आलोचना की। और इन सब चीज़ों पे करते हुए हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को जब देख रहे थे तो आपने इसका नाम, मजबूती का नाम महात्मा गांधी क्यों सोचा और क्यों रखा? उसका एक कारण तो बहुत जाहिर है, उत्तर भारत में हम सब बचपन से सुनते आए हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और उसमें अभिप्राय ये है कि भाई और कुछ नहीं कर सकते हो तो 2-4 दिन भूखे भूखे रह लो, रो पीट लो, हो जाएगा, शायद मान जाए अगला, माँ मान जाए, पिता मान जाए या सरकार मान जाए, तो जब और कुछ करते ना बने तो मजबूर होकर के महात्मा गांधी। इस पर किस्से भी हैं, मैंने 1-2 का जिक्र भी किया है इसमें। और गांधी जो हैं वो इस तरह से उपवास से आइडेंटिफाई कर दिए गए कि आपने मतलब 2 दिन गांधी टोपी लगा ली, 2 दिन भूखे रह लिए, मीडिया आपको दूसरा गांधी कह देता है। और दूसरे गांधी इस समय किस प्लेनेट पर पाए जाते हैं मुझे पता नहीं, वो मतलब जो कुछ उन्हें करना था वो कर गए, उसके बाद गायब हो गए। एनीवे, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो हम बचपन से सुनते आए थे, और जिस घटना का इसमें जिक्र किया है, हमारे घर गोपाल गोडसे लंच के लिए आए थे। हमारे स्वर्गीय बड़े भाई हिंदू महासभा के बहुत उत्साही कार्यकर्ता थे, और नगर में आने वाला कोई भी हिंदुत्व का स्टार हमारे घर लंच के लिए जरूर आमंत्रित होता था। तो विक्रम सावरकर आए थे, गोपाल गोडसे आए थे, और लोग आए थे। तो उनसे जब वो अपनी बातचीत कर रहे थे और वो सुना, तो तब से जो बेचैनियां मन में थी मेरे,
और मैं तब संघ में जाता था, फिर धीरे धीरे संघ से भी मोह भंग हुआ और आगे बहुत सारी चीजें की। मैंने रियलाइज किया कि आप अगर हिंदुस्तान को या दुनिया के किसी भी वैचारिक फिनोमेनन को समझना चाहते हैं, किसी भी वैचारिक फिनोमेनन को समझना चाहते हैं, तो गांधी से एंगेज करना परम आवश्यक है। मैं रिपीट करता हूं, दुनिया के किसी भी वैचारिक फिनोमेनन को आप समझना चाहते हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, वायलेंस, नॉन वायलेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो गांधी से एंगेज किए बिना पिंड नहीं छूटता। एंगेज कह रहा हूं मैं, सहमत होने की बात नहीं कर रहा हूं। आप टोटली डिसमिस कर सकते हैं गांधी को, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जब सोचनी शुरू हुई, मन में आई, 2005 में संयोग से अनुपम जी ने मुझे निमंत्रित किया गांधी शांति प्रतिष्ठान का वार्षिक व्याख्यान देने के लिए, और विषय कहा कि आप तय कर लीजिए। अब मैं बड़ी उलझन में, क्या विषय तय करूं? एकेडमिक किस्म के विषय, गांधी जी और अहिंसा, गांधी जी और स्वाधीनता आंदोलन, मुझे सब कुछ जम नहीं रहा था रमेश जी। तो एक दिन मैं अपने वहाँ कमल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आवश्यक कार्य करने अपना गया था, अर्थात वस्तु विशेष क्रय करने, और वहीं एकाएक विषय मुझे कौंधा कि यार विषय तो ये होगा, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। और फिर मैंने उनको बताया, अनुपम जी को बहुत प्रसन्न हुए, लेक्चर बहुत अच्छी तरह रिसीव किया गया। जीपीएफ ने उसको एक पुस्तिका के रूप में छापा भी, बाद में और लोगों ने भी छापा, वितरित हुआ, और वो मजबूती का नाम महात्मा गांधी दिमाग में मेरे बस गया और लोग भी कहने लगे, मुहावरा सा बन गया। अब पिछले कई वर्षों से मैं गांधी, नेहरू, असल में क्या है कि अजीब सी आदत है, एक साथ कई चीज़ों में काम चलता रहता है, बहुधंधीपन चलता रहता है। अब वो बहुधंधीपन में किसी चीज़ पर फोकस हो गया तो उस पर किताब जल्दी से हो गई, फिर हो गई, तो गांधी नेहरू सब चलता रहा, लेकिन इस बीच अकथ कहानी प्रेम की हो गई, फिर वो एक यात्रा वृत्तांत हो गया, फिर उपन्यास हो गया, फिर जन गोपाल पर किताब हो गई, पद्मापत पर किताब हो गई। मैं इस समय महाभारत पर काम कर रहा हूँ। तो महाभारत पर पिछले कई सालों से अपने पब्लिशर को दुखी कर रखा है। 6-7 महीने पहले जब मैंने उससे कहा कि अब तुम्हें किताब मिल जाएगी, तो उसको बेचारे को राहत मिली कि चलो अब शुरू हुई किताब। महाभारत पर काम कर रहा था, एक चैप्टर लिख चुका था। एक दिन सुबह उठा तो गांधी जी सूझने लगे, गोया जैसे सपने में आके कह रहे हो कि पहले ये करो। तो सुमन बेचारी चकित, कल तुम्हारी मेज में महाभारत नजर आ रहा था, आज आत्मकथा कहाँ से प्रकट हो गई? मैंने कहा कि नहीं, पहले गांधी जी पे लिखना। तो इस तरह एक किताब लिखी गई। देखिए, मैंने ये 20 साल पहले के उस लेक्चर में कहा था, आप जरा खोजिए किसी को, बुरे से बुरा आदमी जब हिंसा करता है तो कहता है कि मुझे मजबूर किया गया हिंसा करने के लिए। ये मुसलमान दुष्ट अगर ठीक से समझ जाए तो मैं काहे को इनकी पिटाई करूं? मैं मजबूर हूं, ये सुधरते ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये गांव वाले सुधरते ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये बच्चा मानता ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं इसको 10 बार कहती हूं कि पढ़ाई कर, नहीं मानता तो 4 चांटे लगाती हूं तो पढ़ाई करने लगता है। बच्चा कहता है कि मैं इसलिए घर में तोड़फोड़ करता हूं कि बिना तोड़फोड़ के मां ध्यान नहीं देती। आप ध्यान दें इस बात पर। हिंसा के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा तर्क खोजना पड़ता है जो हिंसा में पहलकदमी के आपके फैसले को जस्टिफाई करे। इसका मतलब यह है कि आपका जो मूलभूत मानवीय सार है वो कहीं ना कहीं हिंसा को लेकर एक नैतिक उलझन में रहता है। एक और बात मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी जिस परंपरा में अवस्थित हैं, मेरी जानकारी की बहुत सीमाएं हैं, पॉलिटिकल साइंस के और पॉलिटिकल फिलॉसफी के जानकार लोग बैठे हैं, मेरे आदरणीय लोग बैठे हैं, बहुत सीमाएं हैं मेरी जानकारी की। लेकिन आप चाहे ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफी ले लीजिए, चाहे चाइनीज फिलॉसफी ले लीजिए, स्टेट पर विचार है, नेशन पर विचार है, फैमिली पर विचार है, वायलेंस पर अलग से विचार नहीं। स्टेट पर विचार करते समय कंट्रोल मैकेनिज्म पर विचार के सूत्र आपको मिलेंगे, वायलेंस पर अलग से विचार नहीं है। भारतीय या हिंदू कहिए, उसको इंडिक कहिए, महाभारत आरंभ होता है अहिंसा परमो धर्मा से, समाप्त होता है अहिंसा परमो धर्मा पर। और पूरी किताब हम जानते हैं किस बारे में, अकल्पनीय रूप से विवश और विशद हिंसा के बारे में पूरी किताब, और प्रस्थान बिंदु उसका है कि अहिंसा परमो धर्मा। बौद्ध और जैन मत के बारे में हम जानते हैं,
यज्ञ संबंधी हिंसा के कारण हो ऐसा या किसी भी कारण हो, लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा एक ऐसी चिंतन परंपरा रही है जिसमें हिंसा को एक अलग सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन, सब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन माना गया। इसलिए मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है, आप जो बात कह रहे थे, गांधी जी ने इतना लिखा है और इतना बोला है, मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है। इन्हें 125 वॉल्यूम तो छप चुके हैं और अभी भी माना जाता है कि बहुत कुछ अभी भी रह गया है। कितना ही आदमी काम करता था भाई, उसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया कि मैं 18 घंटे काम करता हूं, लेकिन वो कितना काम करते थे महात्मा जी, कैसे काम करते थे। गांधी जी ने, आप उनके जीवन के किसी हिस्से से कोई एक चीज निकाल लें और कुछ भी उससे साबित कर सकते हैं, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी है कि धीरज के साथ आप उनके समग्र वक्तव्यों को देखें, उनके सारे जीवन को देखें। जिस हिस्से का आपने जिक्र किया उसका संदर्भ ये है कि सन 25 में उनको एक नोट मिला कहीं से, उस समय गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उसमें यह था कि साहब काबुल में 2 अहमदिया मुसलमान संसार कर दिए गए हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है। गांधी जी ने जाहिर है कि विरोध किया इस बात का। तो पंजाब खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष जो थे मौलाना, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि कुरान में इस तरह की सजा का प्रावधान है और इसमें ये आपने गलत किया। देखिए ऐसा है कि मैं हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं कह रहा हूं, और महात्मा गांधी वैसे भी संभवतः कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। आपका फोन बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इतनी कृपा कर दें कि वो महत्वपूर्ण फोन जब आए तो बाहर जाके प्लीज फॉर गॉड से हूसोएवर इट इज, बहुत डिस्टर्बेंस होता है भाई, बहुत परेशानी होती है। तो मौलाना जो थे उन्होंने कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आप मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार खो देंगे, आप कुरान पर टिप्पणी करने की जरूरत कर रहे हैं। गलती, मैं मौलाना को कोट कर रहा हूं, गलती आखिरकार एक सापेक्ष धारणा है, क्या गलत क्या सही इस पर हम मुसलमानों की एक समझ है। हमारे लिए कुरान का कानून अपरिवर्तनीय है, जिसके आगे तुच्छ मनुष्यों की जरूरतों और राजनीति की कोई हैसियत नहीं। मौलाना गांधी जी की जैसी परंपरा थी, जैसी प्रथा थी, उन्होंने मौलाना का पूरा कड़ा पत्र पूरे का पूरा छापा। वो सेंसर नहीं करते थे, चीज़ों को एडिट नहीं करते थे, रील नहीं बनती थी उनके यहाँ। जो आलोचना आई वो जस की तस छाप दी उन्होंने, फिर उसका उन्होंने उत्तर भी छापा। मैंने पवित्र कुरान की नहीं उन व्याख्याओं की आलोचना की है जो संगसारी को जायज़ ठहराती है। कुरान और इतिहास की इतनी समझ तो मुझे है कि कह सकूं कि बहुत से लोगों ने इस ग्रंथ की मनमानी व्याख्याएं अपनी खुद की मान्यताओं को सही साबित करने के लिए की हैं। ये सुन के आपको थोड़ा संतोष हो जाएगा, लेकिन अगले ही कहते हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुरान की अपनी शिक्षाएं भी आलोचना के परे नहीं मानी जा सकती। दिस इज महात्मा गांधी इन 1925। मैं मौलाना से पूरी तरह सहमत हूं। आजकल जो पोस्ट मॉडर्निज्म फैला हुआ है, जिसके चलते हर परंपरा में कुछ ना कुछ ठीक है और किसी को आलोचना नहीं करनी चाहिए, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मैं मौलाना से सहमत हूं कि गलती की अवधारणा सापेक्ष होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ चीजें सार्वभौम रूप से, देश काल निरपेक्ष रूप से गलत होती हैं, संसारी ऐसी ही गलती है। ये है महात्मा गांधी। अब आप उनको उद्धृत नहीं करते तो इसमें गांधी जी की क्या गलती है? दैट्स योर प्रॉब्लम। ये पक्ष हम इसलिए भी चाह रहे थे क्योंकि गांधी जी को लेकर के ये है ना कि गांधी जी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए बहुत फेवर में बातचीत की है, और ईसाइयों के लिए भी जो उन्होंने कहा है धर्मांतरण पर, गांधी जी ने ईसाई मिशनरियों की भी आलोचना की और धर्मांतरण पर 2 टूक कहा। जो कहा है, सच्चाई ये है कि धर्मांतरण में लगे ईसाई पादियों का लक्ष्य ना तो हरिजन दरिद्रों का उद्धार करना है, ना ही उनकी आध्यात्मिक पिपासा को तृप्त करना है। धर्मांतरण का ऐसा महिमा मंडन सच्चाई की खिल्ली उड़ाना है। ये गतिविधि केवल अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए की जा रही है।
तो ऐसी आलोचनाएं जो इस आदमी ने की, देखिए सोसाइटी को देखना, फिर उसको समझना, फिर अपनी एक राय रखना। महात्मा गांधी जो आप ये चीज़ कह रहे थे, ये हम सब लोगों के लिए बहुत चमत्कृत करने वाली है कि एक आदमी अपने जीवन में कितना काम करता है। काम तो अलग चीज़ है, कितना लिख लेता है। महात्मा गांधी से जो आदमी मिला, आपको तो एक पूरा उनकी एक किताब है जिसमें महात्मा गांधी से जो मिले हैं, महात्मा गांधी जिनसे मिले उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा वो लिखा हुआ है, कि सबके बारे में एक एक कमेंट। बलराज साहनी उन दिनों सेवाग्राम में रहते थे। भीष्म जी को मन हुआ कि महात्मा जी से मिला जाए, पहुंच गए। तो उन्होंने पूछा बलराज साहनी से कि क्या किया जाए। बोले अगर सचमुच थोड़ी ढंग से बात करना चाहते हो तो सुबह 3 बजे उठ जाना। महात्मा जी मॉर्निंग वॉक लेते हैं, उस समय थोड़े खाली रहते हैं, उस समय थोड़ी बातचीत हो सकती है। तो भीष्म जी बेचारे, अब कौन नौजवान 3 बजे उठना चाहता है, लेकिन उठना पड़ा। 3:30 4 बजे महात्मा जी अपनी कुटी से निकले। तो भीष्म जी लिखते हैं कि खाली थे लेकिन फिर भी 6-7 लोग साथ में थे। उन्हीं में से एक मैं भी था, और सब अपने अपने सवाल पूछते जा रहे थे और उनका जो मन होता था जवाब देते थे, नहीं देते थे। देखिए, जो आपने ईसाई मिशनरियों के साथ उनकी बातचीत की चर्चा की, मैं इसलिए आपसे माइक लिया क्योंकि उसको वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट गांधी जी का है। और कई मायनों में ये ईसाई मिशनरी आए थे और उनका उस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे फादर बेसिल मैथ्यूस नाम के एक सज्जन। तो उस पर यही सब धर्म परिवर्तन और इस सब की बातें हो रही थी। तो थोड़ी ही देर में वो पादरी लोग समझ गए कि गांधी जी केवल सहज बोध के आधार पर बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें ईसाई थियोलॉजी की, बिब्लिकल स्टडीज की, और फायदा भी एक और मिथ गांधी जी के बारे में प्रचारित हुई है कि वो बहुत इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड नहीं थे। मैं खुद भी यही मानता था एक लंबे अरसे तक। जब मैंने करीब से पढ़ना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि गांधी जी न केवल बहुत लिखते थे बल्कि पढ़ते भी बहुत थे। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों की तरह जताते नहीं फिरते थे कि पढ़ता बहुत हूं। इस बातचीत में भी आप देखें जो जवाब वो दे रहे हैं फादर मैथ्यूस के सवालों के, तो फादर मैथ्यूस समझ जाते हैं कि इस आदमी को क्रिश्चियन थियोलॉजी की अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन वो अपने उद्धरण सेंट एक्विनास और अगस्टस वगैरह के उद्धरण देने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो पूछते हैं कि भाई सब ठीक है, आप ये मानते हैं वो मानते हैं, आप गीता को भी पढ़ते हैं, कुरान को भी, बाइबल को भी, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इनमें से हर एक की हर बात मुझे सही नहीं लगती। मैं सबका सम्मान करता हूँ लेकिन सबकी सही बातें, सारी बातें मुझे सही नहीं लगती। तो वो पूछते हैं कि आफ्टर ऑल गांधी जी, वेयर योर अथॉरिटी लाइज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर अथॉरिटी, वेयर डज इट लाई। तो गांधी जी बहुत नाटकीय ढंग से यूँ करते हैं, हियर माई अथॉरिटी लाइज हियर। और फिर वो पूरा वक्तव्य एक्सप्लेन किया है उन्होंने कि अपने विवेक को जो मंजूर नहीं है, किसी भी धर्मशास्त्र के ऐसे वचन को मानने के लिए मैं तैयार नहीं। कोई भी धर्मशास्त्र। और इसी के कुछ इस तरह के वक्तव्य उन्होंने अन्यत्र दिए कि अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि छुआछूत वेद सम्मत है तो मैं वेद को भी छोड़ दूंगा। मैं मानता हूं कि छुआछूत वेद सम्मत नहीं है, लेकिन अगर कोई सिद्ध कर दे, उसमें वो गांधी जी जो कहते हैं, देखिए मेरी कोशिश ये थी इस किताब में, जो मैं जानता हूं कि समकालीन राजनीति से इसको जोड़ कर देखा जाएगा, देखा भी जाना चाहिए, लेकिन मेरी कोशिश इस किताब में ये थी बंधु कि हम समकालीन राजनीति पर विचार करते समय भी कुछ फंडामेंटल फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल डिपार्चर्स पर विचार करें। इस बातचीत में गांधी जी जो बात कहते हैं, मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए बहुत ध्यान से सुनने योग्य। गांधी जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सभी धर्मशास्त्र, सभी धार्मिक ग्रंथ ईश्वरीय वाणी, गीता से लेकर ग्रंथ साहब तक सब ईश्वरीय वाणी, लेकिन यह ईश्वरीय वाणी हमसे 2 बार फिल्टर होके आती है, हम तक सीधे नहीं पहुंचती, क्योंकि ईश्वर सीधे तो बोलता नहीं है। ईश्वर या तो किसी अवतार के माध्यम से बोलता है, पैगंबर के माध्यम से बोलता है, प्रॉफिट के माध्यम से बोलता है। तो एक फिल्टर तो यही लग गया कि अल्लाह बोल रहा है लेकिन मोहम्मद साहब के माध्यम से बोल रहा है, गॉड बोल रहा है लेकिन जीसस के माध्यम से बोल रहा है, परम ब्रह्म बोल रहा है लेकिन कृष्ण के माध्यम से बोल रहा है। तो एक फिल्टर तो यही लग गया, तो प्योर नहीं आ रही, आपको फिल्टर होके आ रही है। दूसरा फिल्टर लगता है व्याख्याओं का। विभिन्न तरह की विभिन्न व्याख्याएं होती हैं, और सब व्याख्याओं का गांधी जी बताते हैं कि हर व्याख्या का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक फिलोसफिकल ट्रेडिशन होती है। तो दूसरा फिल्टर लग गया व्याख्याओं का। मेरा कहना यह है कि गांधी जी ये निवेदन आपसे करते हैं कि तीसरा फिल्टर आप लगाइए अपने विवेक का, अपने बोध का। और हमारा विवेक
अपना विवेक आज 2026 में जब मैं विवेक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये शुद्ध मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा कि मैं ये कहूँ कि मेरे विवेक के निर्माण में इस्लाम का, ईसाइयत का, मैक्सिकन सभ्यता का, यूरोप की सभ्यता का, चीनी सभ्यता का कोई योगदान नहीं है। ये शुद्ध मूर्खता होगी। आज मेरा जो विवेक है या कनाडा में बैठे किसी आदमी का विवेक है, वो अगर ये समझे कि उसके विवेक के निर्माण में केवल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की योगदान है तो वो भी उतना ही मूर्ख होगा। मानवीय ज्ञान का जो समग्र भंडार है उससे हमारा विवेक निर्मित होता है, उससे हमारा विवेक बनता है। और गांधी का विवेक वैसे ही विवेक था, कोई इसमें बहुत खोजने की जरूरत नहीं है। गांधी जी पर ईसाइयत का जितना गहरा प्रभाव है, मॉडर्निटी की जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, थॉरो, रस्किन, टोल्स्टॉय, उनका जितना गहरा प्रभाव है, और उसके साथ हमारे देश की जो भक्ति परंपरा है उसका जितना गहरा प्रभाव है, विभिन्न स्रोतों से गांधी जी का विवेक बनता है। और जब उस विवेक की छलनी आप लगाते हैं, गांधी जी कहते हैं कि, और मैंने कोट किया है कि सच तो यह है कि हर आदमी हर धर्म ग्रंथ में अपनी छलनी लगाता ही है। मैं आज तक किसी ऐसे हिंदू से नहीं मिला जो मनुस्मृति के हर वचन का पालन करता हो। और फिर बहुत मार्मिक वाक्य कहते हैं, उसे मैं खोलूंगा नहीं आपके सामने, स्वयं पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और मनुस्मृति कंसल्ट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि गांधी जी कितनी मार्मिक चोट कर रहे हैं। कि अगर आज कोई हिंदू मनुस्मृति के हर वचन का अक्षर से पालन करेगा तो स्वयं को दूषित ही पाएगा। दिस इज व्हाट गांधी से। कोई ईसाई बाइबल के हर वचन का जस का तस पालन नहीं करता। मैंने आज तक ऐसा मुसलमान नहीं देखा जो हदीस को पूरी तरह फॉलो करता हो। तो आप जब अपनी सुविधा के लिए चयन करते हैं तो विवेक के लिए भी कर दीजिए। तो गांधी कहते हैं कि मेरी अथॉरिटी है, जो चीज मेरे मानवीय विवेक को स्वीकार नहीं है, चाहे वो गीता में कही गई हो, चाहे रामचरितमानस में कही गई हो, चाहे बाइबल में कही गई हो, मैं नहीं मानूंगा उसे। केवल एक चीज अपवाद है जो तर्क और विवेक के परे है गांधी जी के अनुसार, और उसी से मैंने वो चैप्टर का शीर्षक लिया है, ना हम तो हैं साथ। गांधी जी कहते हैं कि परमात्मा में मेरी आस्था तर्क के परे है। ये बिल्कुल संभव है कि मुझसे अधिक प्रतिभा संपन्न, मुझसे अधिक जानकार कोई व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व का ना होना सिद्ध कर दे, लेकिन मैं तब भी उस बच्ची की तरह कहूंगा, ने वी आर 7। और ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही मार्मिक कविता है, उसकी ओर संकेत है। वर्ड्सवर्थ की उस मार्मिक कविता में वो कविवाचक जो है वो देहात में जाता है और एक बच्ची को देखता है, उससे बात करने लगता है और पूछता है कि अच्छा बेटा तुम कितने भाई बहन हो? तो कहती है हम 7 भाई बहन हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? बोले 2 जो हैं वो समुद्र पर काम करते हैं, वहाँ गए हुए हैं, 2 कॉन्वे में हैं, एक मैं हूँ और 2 चर्च में सो रहे हैं, चर्च के आंगन में सो रहे हैं। तो वर्ड्स कवि समझ जाता है, वो कहता नहीं बेटा वो तो गुजर चुके हैं, तुम 5 हो। बोले नहीं, कैसे गुजर चुके हैं? वहाँ चर्च में सो रहे हैं, वो हमारे घर से 15 मीटर की दूर पे, 15 फीट की दूर पे उनकी दूरी पर उनकी कब्र है। मैं तो वहीं जाकर के अपने मोजे सीती हूँ, वहीं जाकर स्वेटर बुनती हूँ, वहीं जाकर के कभी कभी उनसे गप्पे लगाती हूँ, और खाना तो मैं रोज उनके साथ बैठ के खाती हूँ। तो वो कवि अपने आप से कहता है कि इस बच्ची की आस्था को नहीं हिलाया जा सकता। मैं कितना भी कह लूं कि दे आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, द चाइल्ड वुड से ने वी आर 7। हम तो 7। अद्भुत उदाहरण गांधी देते हैं कि इस मामले में मैं उस बच्ची की तरह हूं। आप खूब बहस करके साबित कर दीजिए कि भगवान नहीं है। एंड दिस एट द सेम टाइम गांधी कहते हैं कि मुझे मालूम है कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सके ऐसा कोई तर्क संभव ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि मेरा ऐसे ईश्वर से काम नहीं चलेगा जो अपने अस्तित्व के लिए तर्क पर निर्भर करे। मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसे ईश्वर की। यहां दोस्तों देखिए, पता नहीं गांधी जी ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरह से इशारा किया है, वो उदयनाचार्य थे, एक मिथिला के न्याय के बड़े भारी पंडित। अब मैं संस्कृत इतनी अच्छी नहीं जानता कि मुझे उक्तियां याद रहें, लेकिन उनका एक स्तुति का श्लोक है, राहुल जी, अद्भुत श्लोक है। विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम महान हो, तुम करुणामय हो, तुम जगत पालक हो, विश्वव्यापी हो, लेकिन ये मत भूलना कि बौद्धों की सभा में तुम्हारा अस्तित्व मेरे तर्कों के कारण है।
अच्छा, गांधी जी के धार्मिक जो विचार हैं और जो आध्यात्मिक, उस पर हम लोगों की बातचीत हुई। एक पक्ष बताएं पिछले बहुत सालों से जो हम लोगों ने नहीं सुना था, नहीं जाना था, कि गांधी जी का जो नास्तिकता, निरीश्वरवाद जो आप कहते हैं, निरीश्वरवाद पुरुषोत्तम जी कहते हैं, उस पर क्या एक रवैया था, वो क्या सोचते भी थे या उस पर कुछ कहना चाहते थे। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पूरा एक जो चैप्टर है गांधी गोरा संवाद, वो इस किताब में मौजूद है। उसकी बहुत अच्छे से ऑपरेशन भी किया है प्रोफेसर साहब ने। तो उसमें गांधी जी ने नास्तिकता, निरीश्वरवाद और ईश्वर की अपनी अवधारणा, इस पे बातचीत की है। तो गोरा एक थे, गोविंद राजू राव कहलाते थे, तो उनको शॉर्ट नेम उनका गोरा कहलाता था। तो वो निरीश्वरवादी थे, वो एथीस्ट थे, वो नहीं मानते थे ईश्वर को। और गांधी जी से बहुत बातचीत करना चाहते थे कि हम इस पे आपसे बहस करना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं है, निरीश्वरवाद पे। अच्छा, गांधी जी की एक आस्तिकता थी, गांधी जी उस पर आस्था रखते थे। तो बार बार ये संवाद चल रहा था इसी किताब में। आपने इसे बहुत अच्छा कोट किया, जो हम लोगों के लिए अब कम से कम ये चैप्टर खुल गया कि हाँ, इस चीज़ पे भी सोचा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। तो गांधी गोरा संवाद में वो चीज़ है कि अच्छा, और गांधी, आपने इसी किताब में सबसे पहले एक चैप्टर लिखा है कि ईश्वर ही सत्य है, और आखिरी में सत्य ही ईश्वर है। ये साबित किया है गांधी जी की बातचीत से कि सत्य ही ईश्वर है। वो उस पर आ जाते हैं और आप भी इस किताब में आ गए कि सत्य ही ईश्वर है। अब जो गांधी गोरा संवाद शुरू होता है कि ईश्वर नहीं है, निरीश्वरवाद पर, तो उस पर जब बातचीत गांधी जी करते हैं तो गोरा से क्या कहते हैं, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ईश्वरवाद सही है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ईश्वरवाद सही है और तुम्हारा निरीश्वरवाद गलत। हम दोनों सत्य के खोजी हैं। जब कभी लगेगा गलत है तो खुद को बदलेंगे। मैंने स्वयं को कई बार इस तरह बदला है। तो ये जो बातचीत गोरा से कर रहे हैं उसका वो है। अच्छा, गोरा क्या है, गोरा को उन्होंने ये छूट दी थी आश्रम में कि प्रार्थना सभा होती थी, सर्वधर्म प्रार्थना, तो उसमें सब लोग बैठते थे, लेकिन गोरा को ये छूट थी कि वो, क्योंकि वो मानते नहीं थे किसी तरह के ईश्वर को, तो वो अलग बैठते हैं। तो गोरा ने महात्मा गांधी से ये वादा लिया था कि भाई, उनकी बेटी थी मनोरमा, उनकी एक दलित हरिजन लड़के से एक शादी होनी थी। तो गोरा ने महात्मा गांधी से कहा कि हम चाहते हैं कि ये विवाह आश्रम के अंदर हो और बिना किसी परमात्मा की शपथ के हो। तो अब महात्मा गांधी ने कहा ठीक है, आश्रम में होगा, लेकिन क्या हम परमात्मा की जगह सत्य लिख सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, सत्य की शपथ ले सकते हैं। तो गोरा तैयार हो गए। तो ये हुआ कि अब वो सत्य की शपथ लेंगे परमात्मा की जगह पर। तो जो बात हम ये कहना चाहते हैं कि भाई, गोरा अपनी बात से, तर्कों से चाहते थे महात्मा गांधी को कि वो उनकी तरफ, उनके विधान को समझें, और जो कि गांधी खुद मान चुके हैं कि सत्य ही परमात्मा है, और उन्होंने परमात्मा से सत्य का बदल कर दिया। सत्य ही ईश्वर है, इस बात के बहुत गहरे फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस हैं। क्योंकि सत्य में दो बातें हमें समझनी चाहिए कि एक तो कई बार जो सत्य नहीं है उसे सत्य दिखाया जा सकता है। जैसे मदारी दिखाता है, जादूगर दिखाता है, कई बार राजनेता दिखाते हैं। तो जो सत्य नहीं है वो सत्य दिखाया जा सकता है, लेकिन उसकी परख भी तर्क से की जा सकती है या परीक्षण से की जा सकती है। दूसरी बात ये कि फिलॉसफिकली सत्य का अंतिम और निर्णायक बोध सिद्धांततः असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। और इसलिए ज्ञान की अगर आप बात करें, सत्य की आप बात करें, तो वो सिद्धांततः असंभव है कि आप ये दावा कर सकें कि हमने पूरा सत्य जान लिया, अब इसके बाद जानने को कुछ नहीं बचा। ये दावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए तीसरी बात जो निकलती है वो ये कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, और सत्य के कई पहलुओं में परस्पर विरोध भी हो सकता है, संवाद भी हो सकता है। तो आपकी जो प्राथमिकता है जीवन के प्रति, मनुष्य के प्रति, उसके अनुसार संवाद करते हुए परस्पर विरोधी विश्वासों के साथ आप संयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिक सवाल ये है। और इसका मुझे निजी अनुभव है। हम लोग कुछ वर्ष तक सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन करते थे, 87 से लेकर 91-92 तक। उसमें बिल्कुल पारंपरिक सनातनी किस्म के हिंदुओं से और एकदम ठेठ रोजा नमाज के पाबंद मुसलमानों से लेकर के घनघोर क्रांतिकारी तक शामिल थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें राम शब्द से ही परेशानी होने लगती थी। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग एक बात पर सहमत थे कि दो बातें, हर तरह की सांप्रदायिकता खतरनाक है, बहुसंख्यक की हो या अल्पसंख्यक की। सांप्रदायिकता फासिज्म का इंडियन एडिशन है, और सांप्रदायिकता इंडियन डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अपने तमाम सारे मतभेदों को एक तरफ करते हुए, मतभेद अपनी जगह वो रहेंगे,
मैं मंदिर जाता हूँ, जाइए, आपका मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आप मंदिर नहीं जाते हैं तो आपको मैं खींचने की कोशिश नहीं करूंगा कि चलिए। अगर हम इस बात पर सहमत हैं कि कम्युनल मोबिलाइजेशन गलत है, चाहे राम के नाम पर चाहे अल्लाह के नाम पर, तो आइए इस पर बात करते हैं। और इसको हमने शब्द दिया था मिनिमम एग्रीमेंट मैक्सिमम प्रोग्रेस, न्यूनतम सहमति के साथ जितना अधिकतम आप कर सके। ये चैप्टर मुझे इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मुझे ये चीज़ यहाँ दिखी। जैसे गांधी जी जब गोरा से कहते हैं कि हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तुम गलत साबित हो जाओ, संवाद हो रहा है, लेकिन संवाद का एक फ्रेमवर्क है, और वो फ्रेमवर्क ये है कि स्वाधीनता चाहिए, दलितों की स्थिति में सुधार चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव चाहिए, स्त्रियों की स्थिति में सुधार चाहिए। ये हमारी कॉमन ग्राउंड्स हैं। तब ठीक है, तुम नहीं मानते हो ईश्वर को, मत मानो, मैं मानता हूं, मुझे मानने दो। तो ये उस तरह का संवाद नहीं है जो खाम खामे किया जा रहा है, या जैसा संवाद गांधी जी ने जिन्ना से किया और विफल रहे। अंबेडकर के साथ गांधी जी के संवाद को मैं विफल संवाद नहीं मानता। उसमें गांधी जी भी बदले और अंबेडकर भी बदले, और संवाद का परिणाम यही होता है कि दोनों पक्ष थोड़ा बहुत बदलते हैं। संवाद का मतलब ही ये होता है कि जब मेरी बातें आप में प्रवेश करती हैं, आपकी बातें मुझ में प्रवेश करती हैं, तो एक नई सच्चाई पैदा होती है। अभी पिछले दिनों हमारे एक मित्र कहिए या जो भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैंने बड़े उत्साह से वो पुस्तक मंगवाई किताब लिखने के दौरान कि भाई देख लूँ। प्रोफेसर होने के नाते कोशिश रहती है ना कि लेटेस्ट जान लिया जाए, भले उसको कोट किया जाए ना किया जाए, लेकिन कल को कहीं अपने जैसे प्रोफेसरों के बीच फंस जाएं और अगला पूछे प्रोफेसर अग्रवाल हैव यू सीन दैट बुक, तो आप कह सके विनम्रता से कि हाँ जी देखिए। तो इस चक्कर में मंगवा ली वो किताब, अब मैं नाम नहीं बताना चाहता उनका। उसमें उन्होंने कल्पना की है गांधी और सावरकर के संवाद की, वो भी मृत्यु के बाद। मैं पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि ये कल्पना व्यर्थ इसलिए है कि देयर इज नो कॉमन ग्राउंड, देयर इज नो कॉमन कंसर्न। जहां कॉमन ग्राउंड होगा, कॉमन कंसर्न होगा, वहीं संवाद संभव है। सावरकर का जो छुआछूत विरोधी आंदोलन और ये सब चीजें थी, उसमें भी ये देख के अजीब लगता है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इन चीजों पर, कि उसमें एक बड़ी बुनियादी चिंता यह है कि अगर ये सब नहीं हुआ तो इनको मुसलमान उठा के ले जाएंगे, मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी। यानी दलितों की उस जमाने में डिप्रेस्ड क्लासेस कहलाते थे वो समुदाय, डिप्रेस्ड क्लासेस की अपनी स्थिति, उनकी अपनी एजेंसी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनका केवल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ महत्वपूर्ण है। और इसी आधार पर धर्मांतरण करने लोग जाते थे, और गांधी जी दोनों के आलोचक थे। इसलिए उन्होंने ईसाइयों से कहा कि भाई साहब, आप कोई स्पिरिचुअल प्यास पूरी करने के लिए धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, आप संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, एंड आई डोंट एक्सेप्ट दिस। तो ये सब चीजें हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी को हम लोग, देखिए एक सज्जन ने इस किताब पर टिप्पणी करते हुए, मेरी निंदा करते हुए फेसबुक पर लिखा कि पुरुषोत्तम जी अद्भुत व्यक्ति हैं, बचपन में संगी थे, फिर मार्क्सवादी हो गए, बीच में नेहरूवादी हो गए, में कबीरवादी हो गए, फिर नेहरूवादी हो गए, फिर गांधीवादी हो गए। मैंने उनको तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर एक आदमी को जवाब नहीं दिया जा सकता। किसी का अध्ययन करने का मतलब वादी होना नहीं हो जाता, किसी से सीखने का मतलब उसकी हर चीज को सीख लेना नहीं होता। अगर गांधी जी से मैं हर चीज सीख लूं तो मेरा वजन उतना ना होता जितना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक सज्जन राहुल जी, अब तो आप उस बरादरी में नहीं है, लेकिन एक पत्रकार रमेश जी मेरे घर आए जब मैं यूपीएससी का मेंबर था, तो आए और वो कबीर जयंती वगैरह कुछ था, तो उन्हें कबीर पर कुछ करना था इंटरव्यू, टेलीविजन वाले। तो पत्रकारों को एक वो होता है ना कि उनको प्रिविलेज है किसी पर भी चोट कर देने का, और राजनेता दांत चियार के रह जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। मैं तो राजनेता हूँ नहीं। तो उन्होंने देखा वो सरकारी बंगला यूपीएससी के मेंबर का, भव्य बंगला, और दरवाजे पे कार खड़ी हुई थी, ड्राइवर साहब भी खड़े हुए थे। क्या बंगले में आप रहते हैं, और गाड़ी खड़ी है सोफा ड्रिवन, और आप कबीर पर काम करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये अपराध तो मैं करता हूँ, और मैंने कहा मेरा सौभाग्य है कि मैं गालिब पे काम नहीं करता, वरना आप सवाल पूछते कि आप गालिब पर काम करते हैं और कहाँ है वो महरौली क्यों नहीं जा रहे तो मैंने कहा भाई साहब, मैं कबीर पर काम करता हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं कबीर हो गया हूँ। इसी तरह हम लोग
कबीर हों, गांधी हों, कोई हों, मार्क्स हों, जिन लोगों की चिंताओं में एक व्यापक ह्यूमन कंसर्न है, उन्हीं से आप सीख सकते और सीखते हैं। आप माने ना माने, जाने ना जाने, होता यही है, आप सीखते होंगे। आज दुनिया भर अर्थव्यवस्था की बात करती है। कैपिटल का पहला संस्करण जब प्रकाशित हुआ इंग्लिश में, तो लोग कहते हैं कि प्रकाशक ने बदमाशी ये की कि उसका प्रचार इस तरह किया कि इस किताब को पढ़ के शेयर मार्केट में आप ज़्यादा कैपिटल बनाएंगे, और इस तरह किताब बेची उसने, वरना लोग खरीदने वाले नहीं थे। कहा जाता है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं, लेकिन किससे चल जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि कैपिटलिज्म के तंत्र को अगर समझना है, जो कि जरूरी है समझना, क्योंकि कैपिटलिज्म के तंत्र से ही लोकतंत्र संभव हुआ है, और कैपिटलिज्म के तंत्र से ही एपिस्टीन संभव होता है। दोनों चीजें हैं। उस तंत्र को अगर समझना है तो आप मार्क्स से कितनी भी घृणा कर लें, निस्तार नहीं है उसको। उस तंत्र को अगर समझना है, रेस और रेस रिलेशंस किसी देश की पॉलिटिक्स में क्या गजब ढा सकते हैं, इसको समझना है तो आप अब्राहम लिंकन की पॉलिटिक्स से कितनी भी नफरत कर दें, यू कैन नॉट एस्केप अब्राहम लिंकन। तो इस तरह के जो विश्वव्यापी महत्व के लोग होते हैं, उनसे जुड़ना, उनसे सीखना, सबसे सीखना, ये कोशिश है। और इसी कोशिश का एक नतीजा ये है, और मैं इस बात के बहाने कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी किताब में मैंने गांधी जी की आलोचना की, आपने खुद ही कहा हर चीज़ का मैं समर्थक और प्रशंसक हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, और हो भी नहीं सकता। देखिए, एक लाइन जो कही, हर चीज़ का मैं समर्थक और प्रशंसक नहीं हो सकता हूँ। और हम लोग जिस चीज़ के हमेशा से प्रशंसक रहे, बहुत लंबे टाइम तक की हम लोगों ने उसे पढ़ा और उससे बहुत इंस्पायर भी हुए, और उसकी इसमें बहुत निर्मम आलोचना है खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत मूवमेंट से हमारे यहाँ बहुत से लीडरशिप निकली है, खुद रफ़ी साहब भी खिलाफत मूवमेंट में भी थे, और तमाम लीडरशिप ऐसी रही है जो खिलाफत मूवमेंट में रही है। और इस किताब में खिलाफत मूवमेंट के लिए जो आपने लिखा है, उस पर ही हमारा सवाल है ना। हम तो हैं सात, आस्था की मर्यादा में आप लिखते हैं, गांधी जी के अनेक विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, खिलाफत का समर्थन करने जैसी अनेक गलतियों की आलोचना की जा सकती है, की ही जानी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को जोड़ने की राह खिलाफत के बजाय आरंभिक आधुनिक काल के भारतीय इस्लाम से होकर गुजर सकती थी। ये उन भटकाव से बचा लेती जिसके कारण भारत के हिंदू और मुसलमान बंटवारे तक जा पहुंचे। फिर आपने हिंदू सनातन हिंदुत्व गांधी व सावरकर में लिखा है, चौरी चौरा की हिंसा रोग नहीं, रोग का लक्षण मात्र है। आप कहते हैं, मेरा अनुमान है गांधी जी खुद खिलाफत के असहयोग आंदोलन के साथ नत्थी करने को ही हिमालयवत भूल मानने के निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे, अवसर तलाश रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक धार्मिक संस्था से अलग करने का। आप लिखते हैं कि खिलाफत के प्रसंग से भारतीय राष्ट्रबोध की समस्या का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू भी सामने आया कि मुसलमानों के लिए प्राथमिकता क्या है, दीन या वतन। ये सवाल कुछ वैसा ही है कि पहले संविधान या पहले इस्लाम। तो हमारा ये है कि इस पूरी खिलाफत आंदोलन की ऐसी आलोचना करते हुए, और ये सवाल जो दो चार होते हैं मुसलमान उस वक्त भी थे, आपने उसे कटघरे में किया है, तो आपको खिलाफत आंदोलन में ऐसी क्या कमी लगती है और ऐसी क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा स्पष्ट। कमी और बेसी का सवाल ही नहीं है। खिलाफत, एक बात यह है कि खिलाफत आंदोलन से जो नेता जुड़े और उससे जो नेता निकले और महत्वपूर्ण हुए, उनके महत्व, उनकी ईमानदारी और उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह भी नहीं है। सवाल ये है कि खिलाफत की संस्था कितनी प्रासंगिक थी और क्या उसको भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ देना सही था। मेरी चिंता ये, और कुछ नहीं है। आपने जो सवाल पूछे उसके जवाब की शुरुआत में अंत से करना चाहता हूँ। मैंने इसमें दादा धर्माधिकारी की 1946 में छपी पुस्तक से कोट किया है। उस पुस्तक का शीर्षक था मानवनिष्ठ भारतीयता, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह यूरोप के नेशनलिज्म से, ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर समय था, और उस पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में नेशनलिज्म हैड बिकम अ डर्टी वर्ल्ड, क्योंकि जो कुछ जापान और जर्मनी ने किया वो नेशनलिज्म के नाम पर किया था। तो हमारे जैसे जो स्वाधीनता आंदोलन थे, जो राष्ट्रवाद के फ्रेमवर्क में चल रहे थे, उनके सामने एक समस्या थी कि अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करें। तो दादा धर्माधिकारी ने किताब लिखी और उसका नाम था मानवनिष्ठ भारतीयता, और अंग्रेजी में शीर्षक उसका दिया ह्यूमन इंडियन नेशनलिज्म, मानवीय भारतीय राष्ट्रवाद। उसमें एक
मैं करना चाहता हूँ कोट। इसी प्रकार का स्वतः वो बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद की फौज की बात कर रहे हैं, और वो बात करते करते वो याद करते हैं इसी प्रकार का स्वतः स्फूर्त एक्ट के 1920 के खिलाफत आंदोलन के वक्त भी दिखाई दिया था, परंतु उसमें मुसलमानों की राष्ट्र भावना की अपेक्षा धर्म भावना प्रबल थी। इसीलिए वंदे मातरम का घोष होते ही अल्लाहू अकबर का घोष होने लग जाता था। सुभाष बाबू की फौज का एक्ट के खालिस राष्ट्रीयता की भूमिका का था, ध्यान दीजिएगा। इसलिए वहां वंदे मातरम भी नहीं, अल्लाहू अकबर भी नहीं, दोनों की जगह ली जय हिंद के सामान्य घोष। यह भी सोचने की जरूरत किसी ने नहीं समझी कि आजाद हिंद फौज में शब्द प्रयोग हिंदी है या हिंदुस्तानी। आपसी संपर्क की इच्छा से सामान्य भाषा अपने आप निकल आई। दादा धर्माधिकारी लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। अब मैं आता हूं इस पर, खिलाफत थी क्या, खिलाफत का इतिहास क्या था, और खिलाफत खलीफा जो हैं वो एक्सेस पावर के साथ थे, टर्की। अब आप हार गए, और पहले विश्व युद्ध की हार के बाद जिस तरह की शर्मनाक शर्तें जर्मनी पर थोपी गईं, और माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण वो शर्मनाक शर्तें भी थीं। तो उस समय ये जो सारी इंपीरियलिस्ट पावर्स थीं, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये इतने जोम में थीं और इतने जोश में थीं कि ना जर्मनी की परवाह नहीं थी, टर्की की क्या परवाह करते। तो इन्होंने ना केवल उस तरह की शर्तें थोपनी शुरू की और टर्किश एम्पायर के टुकड़े टुकड़े करने शुरू किए। जो इस्लाम के उद्गम स्थल हैं और जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, वो साउद नामक एक कबीले को या एक हाउस को सौंप दिए गए, और नतीजा ये निकला कि एक नया देश पैदा हो गया, सऊदी अरेबिया। इसी तरह बाल्कनाइजेशन कर दिया, सारे दक्षिण यूरोप को जो है वो तुर्की से अलग कर दिया। ये सब दुखद था, ये बुरा था, लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या लेना। दूसरी बात ये जो मैंने इस किताब में लिखी है, कैटेगरिकली मैं फिर से कहूं कि अपनी बहुत सीमित जानकारी के साथ कह रहा हूं, 19वीं सदी के पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के रूलिंग एलीट ने या कल्चरल एलीट ने खिलाफत को कितना महत्व दिया। हिंदुस्तान का कौन सा मुगल बादशाह था जिसने खिलाफत से, खलीफा से वैलिडेशन की तलब की? कौन सा मुगल बादशाह था जिसने कहा कि हमारे यहाँ एक इस्लामी हुकूमत चल रही है, हे खलीफा आप हमें वैलिडेट कीजिए? प्लीज टेल मी। मुगल शासक अपने आप को खलीफा के बराबर ट्रीट करते। अकबर पर तो आरोप ये था उनके जमाने में भी, उनके बाद भी, कि वो तो अपने आप को पैगंबर, उन्होंने दीन इलाही चलाई दिया था और उसके पैगंबर बन गए थे। उसके बाद भी जो मुगल शासक थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत के मुस्लिम धर्मावलंबी शासकों में से केवल एक मोहम्मद तुगलक ने खलीफा के दूत को निमंत्रित किया था, और वो आए थे, दौलताबाद गए थे, वहां भी वैलिडेशन नहीं मांगा जा रहा था, संबंध बनाए जा रहे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 19वीं सदी में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहिए या म्यूटिनी कहिए वो विफल हुआ, तो उसके बाद, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, उसके बाद खोज खोज के ऐसी चीजें हाईलाइट की गई और हमने इंटरनलाइज की, हमारे पुरखों ने, जो समानता की जगह भिन्नता को रेखांकित करती है। आप देखें, इतिहास को देखें अगर, तो खिलाफत और खलीफा तब से महत्वपूर्ण होना शुरू हुआ। इसीलिए मैंने वो संकेत किया है कि आरंभिक आधुनिक कालीन जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, और इवन जो रूलिंग क्लास की हिस्ट्री थी, यानी मुगल या दूसरे गैर मुगल मुस्लिम शासक, आप उनसे भी तो प्रेरणा ले सकते थे। आपने खिलाफत के सवाल को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया, और ये तब जबकि स्वयं तुर्की में खलीफा का कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा था। और खिलाफत आंदोलन की सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति यह थी कि विजेताओं ने तो फिर भी खलीफा की प्रतीकात्मक सत्ता बनाए रखी थी। ब्रिटेन, फ्रांस ने खलीफा की प्रतीकात्मक सत्ता बनाए रखी थी। मुस्तफा कमाल पाशा ने उसकी भी छुट्टी कर दी, खिलाफत का इंस्टीट्यूशन ही डिमोलिश कर दिया। कहाँ खड़े हैं आप? तो इट वाज अ ग्रेट ब्लंडर। मतलब मैं कहता हूं इस बात को कि हिमालयन ब्लंडर चौरी चौरा नहीं था, सपोर्ट। अभी मैंने अनुमान लगाया है कि गांधी जी ऐसा मानने लगे थे, ये इतिहासकार लोग ऐसी थोड़ी शरारतें करते हैं। अभी अनुमान लगाया है, कल को कंफर्म कर दूंगा तो लिख दूंगा कि मानते थे। अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं तो निश्चित रूप से मानता हूं इट वाज अ ब्लंडर।
और उस ब्लेंडर के दूरगामी नतीजे, जिसकी ओर दादा धर्माधिकारी बहुत सूक्ष्म संकेत कर रहे हैं। जब खिलाफत की संस्था खत्म हो गई, आम मुसलमान को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। खिलाफत के समर्थक या विरोधी जो मुस्लिम लीडरशिप, अगर आप मुस्लिम लीडरशिप को स्टडी करें, मौलाना आजाद कहाँ खड़े थे खिलाफत के सवाल पर? मौलाना आजाद तो ऑटोमन वो मतलब कमाल पाशा के साथ थे। कमाल पाशा की संसद में बोलते हुए उनके मंत्रियों और नेताओं ने कहा था कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो खिलाफत की बात करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। मौलाना आजाद ने जब खिलाफत की एवोल्यूशन के पक्ष में लेख लिखा तो टर्की में उसको पैम्फलेट बना के बांटा गया कि साहब बहुत जाना माना इजिप्ट का पढ़ा हुआ मौलाना जो है हमारी पॉलिटिक्स का समर्थन कर रहा है। तो खिलाफत क्वेश्चन वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सही है, मुसलमानों को और हिंदुओं को साथ लाना जरूरी था, क्योंकि 57 के बाद पहले मुसलमानों पर ब्रिटिश स्कोप टूटा, फिर हिंदुओं पर टूटा, और एक स्थिति ऐसी बना दी गई कि कल्चरल एलीट के स्तर पर हिंदू कल्चरल एलीट मुसलमान को दोष देने लगा, मुसलमान कल्चरल एलीट हिंदू को दोष देने लगा। गांधी जी इस समस्या को देख पा रहे थे और वो ये जानते थे और बिल्कुल सही जानते थे कि इन दो डोमिनेंट कम्युनिटीज को और इनके एलिट्स को साथ लाए बिना आज़ादी मुमकिन नहीं है। उन्हें खिलाफत में एक अपॉर्चुनिटी थी, मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी वहाँ देखना गलत था। और तरीके हो सकते थे और इंतजार किया जा सकता था। खिलाफत में वो अपॉर्चुनिटी देखना गलत था, क्योंकि खिलाफत एज एन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन वाज अनटेनेबल, इट वाज ऑलरेडी आउटडेटेड। और उस समय के अंतर्राष्ट्रीय माहौल में ये उम्मीद करना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दबाव के कारण विजय के अहंकार में डूबे हुए फ्रांस और इंग्लैंड आपकी बात मान लेंगे, ये उम्मीद ही करना बेकार। बहुत शुक्रिया। और हम लोग अब आखिरी सवाल उस तरह चल रहे हैं, क्योंकि अगर बातचीत करते रहे तो ये सिलसिला जो है कभी नहीं रुकेगा। तो एक जो आपने आखिरी चैप्टर में लिखा है, जे पीर पढ़ाई जाने रे अपरिभाषे नहीं तपस्वी, तो सुकरात के लिए शब्द ऐसा नहीं था, आपने लिखा है कि इस्तेमाल किया गया, जो महात्मा गांधी के लिए तपस्वी शब्द इस्तेमाल किया गया। अच्छा, सुकरात को यूरोप, भाई सारी दुनिया बहुत मानती है, यूरोप तो बहुत ही मानता है सुकरात को। सुकरात को यूरोप में बैन करवा दिया महात्मा गांधी ने, हाँ इंडिया में बैन करवा दिया। तो उसका ठीक है, क्योंकि मजेदार किस्सा तुमने जिक्र कर दिया। भाई ब्रिटिश एजुकेशन मिनट्स वगैरह आप पढ़ें तो यहाँ हम सुकरात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लेटो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि ये हिंदुस्तानी जो बुनियादी तौर से बहुत भावुक लोग हैं और चूँकि गर्म माहौल में रहते हैं तो दिमाग भी इनका गर्म रहता है, थोड़ा सा रैशनल चिंतन सीख सकें ग्रीक फिलोसफर से। या आप पढ़ सकते हैं 19वीं सदी के ब्रिटिश दस्तावेजों में। गांधी जी ने 1907 में एपोलॉजी का अनुवाद किया गुजराती में। एपोलॉजी प्लेटो द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसमें सुकरात के अंतिम समय का वर्णन है और सुकरात द्वारा अपने डिफेंस में कहे गए तर्कों का, रखे गए तर्कों का वर्णन है। उनके जो प्रिय 3-4 शिष्य उनके साथ थे, उनके साथ संवाद हैं उसमें। बहुत महत्वपूर्ण किताब है एपोलॉजी, और यूरोपियन फिलॉसफी पढ़ने के लिए वो आधार ग्रंथों में एक मानी जाती है। गांधी जी ने उसका अनुवाद किया गुजराती में और किस्तों में छापा साउथ अफ्रीका में रहते हुए, और उसका नाम रखा एक सत्यवीरनी कहानी सुकरात पर। मजेदार बात ये हुई, ये मुझे भी पहले नहीं मालूम था, इस किताब के सिलसिले में मालूम पड़ा कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए और उनकी एक्टिविटीज यहाँ शुरू हुई और खिलाफत आंदोलन के दौरान ये सब हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने उस किताब के प्रकाशन और प्रचार पर रोक लगा दी। यानी मजेदार स्थिति ये थी कि जिस सुकरात को हिंदुस्तानियों तक पहुंचाकर आप अपनी पीठ ठोक रहे थे कि हम हिंदुस्तानियों को अक्ल की बात करना सिखा रहे हैं, उस व्यक्ति के शिष्य की लिखी हुई, प्लेटो की लिखी हुई किताब के गुजराती अनुवाद पर आपने रोक लगा दी। तो मैंने कहा गांधी जी को और बहुत सारे क्रेडिट्स के साथ ये क्रेडिट भी दिया जा सकता है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सुकरात को बैन करने को बाध्य कर दिया। उनकी किताब नहीं थी, इट वॉज प्लेनली अ ट्रांसलेशन ऑफ एपोलॉजी बाय प्लेटो, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी थी उस पर। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता था इस सिलसिले में, देखिए गांधी जी जब सत्य की बात करते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उनकी आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के प्रयोग। तो सत्य उनके लिए एक तरह की साइंटिफिक हाइपोथेसिस,
साइंस में हम रिसर्च ऐसी करते हैं कि हाइपोथेसिस लेते हैं, उस पर काम करते हैं, सही सिद्ध हो गई तो वो थ्योरी बन जाती है, गलत सिद्ध हो गई तो डिस्कार्ड कर दी जाती है। गांधी जी का सारा जीवन इसी तरह सत्य के प्रयोगों का जीवन, और इसीलिए उसमें उनसे विकट रूप से कई चीज़ों पर असहमत रहते हुए भी आप बहुत कुछ सीख सकते। आपने जो अपरिभाषा वाली बात की, ये एक ठेठ फिलोसफिकल डिबेट है। यूरोपीय ट्रेडिशन में सुकरात को कहा जाता है कि उनको कोई कैटेगरी में रखना मुश्किल है, अपरिभाषा है। एक जो क्या नाम है उनका, अकील बिलग्रामी, बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफर हैं, अभी पिछले दिनों दिल्ली में उन्होंने लेक्चर भी दिए थे। 2003 में उनका एक लेख छपा था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, गांधी द फिलोसोफर। तो उसमें उन्होंने ये सवाल किया कि गांधी को कैसा फिलोसोफर कहें, बड़ा मुश्किल है उनको डिफाइन करना। कई जगह लगता है कि एम्प्रिसिस्ट हैं, कई जगह लगता है बिल्कुल रैशनलिस्ट हैं, कई जगह लगता है कि एकदम स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब पढ़ते हुए मुझे लगा, और इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी चुटकी भी ली है, कि गांधी अपरिभाषा नहीं रहेंगे अगर शंकरन एक और फिलोसोफर हैं, अगर शंकरन और अकील बिलग्रामी जैसे दार्शनिक अपने द्वारा इस्तेमाल किए जा रही शब्दावली का विस्तार यूरोप के बाहर भी कर लें। क्योंकि गांधी अद्वैतवादी हैं, द्वैतवादी हैं, आप नहीं कह सकते अगर भारतीय शब्दावली का प्रयोग करें तो। गांधी को एग्जैक्टली सन्यासी भी नहीं कहा जा सकता, तपस्वी थे। तपस्वी एक ऐसा शब्द है जो आप राजा जनक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जंगल में रहने वाले किसी ऋषि मुनि के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तपस्या महत्वपूर्ण है, और ये शब्द मुझे मिला जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो उपनिषदों पर लिख रहे हैं, और उपनिषदों पर लिखते लिखते वो कहते हैं कि उपनिषद की जो बातें आम आदमी तक पहुंची हैं, जिसको उपनिषद के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी उपनिषद के विचार उसको प्रभावित करते हैं, उसके पीछे केवल इन ऋषियों का ज्ञान और अध्ययन नहीं, इनकी तपस्या है। और फिर नेहरू कमेंट करते हैं कि भारतीय चित्त में तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है, और किस तरह भारतीय चित्त पर तपस्या प्रभाव डालती है ये हम आजकल गांधी जी के प्रभाव से देख सकते हैं। उपनिषदों पर लिखते हुए नेहरू को गांधी जी याद आते हैं, क्योंकि गांधी जी खुद उस प्रभाव में थे। और नेहरू कई बार कहते थे मुझे समझ ही नहीं आता ये कर क्या रहे हैं जनाब। अगर आप पढ़ें ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो उसमें गांधी जी की बहुत कठोर आलोचना नेहरू ने की, लेकिन 11 साल बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हुए गांधी क्या हैं इसका बहुत क्लियर सेंस नेहरू को हो चुका। वहीं से मैंने शब्द लिया, मैंने कहा गांधी को आप परिभाषा मत कहिए कि क्या कहें, क्या इनडिस्क्राइबेबल। नो, ही इज नॉट इनडिस्क्राइबेबल, ही कैन बी वेरी वेल एंड वेरी अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज तपस्वी। तो उसका बहुत शुक्रिया। हाँ, इसीलिए अब बातचीत जो है ख़त्म भी कर रहे हैं, और आप सवाल जवाब, और सवाल में देखिए एक चीज़ के हम बहुत सख्ती से रखेंगे, भी आपको रोक देंगे, सवाल सिर्फ एक लाइन का हो, क्योंकि बहुत लोग सवाल जवाब में क्या करते हैं पूरा अपना भाषण देने लगते हैं। तो सिर्फ सवाल, अगर आपको में से किसी को सवाल हो एक आध, क्योंकि फिर 5 बजे इसे ख़त्म करना है तो 15 मिनट हैं, तो अगर किसी के पास सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है। नहीं, एक लाइन में सवाल, क्योंकि एक लाइन में सवाल, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बढ़ाएंगे तो फिर बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। तो अगर आप में से किसी के पास सवाल हैं, राहुल देव जी, कि आप पहले कह रहे थे कि हम जो है जब कहा जाता है कि 9 दिन चले ढाई कोस, इसका मतलब नहीं होता कि 9 दिन गिन के चले। समझो लखनऊ में रहती है। सवाल ये है, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक गाइडलाइन आया है कि डीयू कैंपस को बंद कर दिया गया 1 महीने। उस पर मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस देश में गांधी नाम से एक सेना होनी चाहिए जो इस तरह से इसके पहले प्रोटेस्ट की जा रही थी उसको वैलिडेट किया, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया, जैसे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ, 1 महीने के लिए कैंपस को आज बंद। नहीं, आप चकित क्यों हो रहे हैं इस पर? गांधी सेना बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि गांधी के साथ सेना शब्द थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन फिर भी आप बना लीजिए। आप चकित क्यों हो रहे हैं? मैं किसी चीज पे चकित नहीं, और वो सेना बनाने ने भर से नहीं होगा। देखिए असली चीज क्या है,
संघर्ष का जो असली जगह है ना, वो है मनुष्य का चित्त। और उसमें माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस देश की लोकतांत्रिक ताकतें बुरी तरह पिछड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने उपेक्षा बहुत की है। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को केवल तकलीफ तक रिड्यूस कर दिया गया। गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम मूलतः हिंदुस्तानियों का चित्त बदलने का कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम आपने नहीं चलाया पिछले कई सालों से। यानी हमारी पीढ़ी ने नहीं चलाया, हमारे बुजुर्गों ने नहीं चलाया, नतीजा आपकी पीढ़ी को झेलना। तो हमारे अच्छे कर्मों का फल भुगत रहे हो तो बुरे का भी भुगतो। और इसलिए ये तो अभी और भी होगा, केवल डीयू में हुआ है और यूनिवर्सिटीज में भी हो जाएगा। लेकिन इस पर जो आप लोग उचित समझें, जो लोकतांत्रिक छात्र संगठन उचित समझें, वो करें। इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। सही बात है। पहले इसमें दो बातें। एक तो ये कि आप मुझे कैटेगराइज करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? नहीं, बैठ जाओ, बता रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे वोट मांगने आऊं तो आपकी उत्सुकता होनी चाहिए कि भाई ये आदमी कौन सी पार्टी के साथ है, किसके साथ नहीं है। दूसरे, अगर कैटेगराइज करना ही है तो जो मैं अपने आप को कैटेगराइज करता हूँ, एक सतत जिज्ञासु। पहली बात, लोकतांत्रिक मूल्यों में अडिग आस्था रखने वाला व्यक्ति, दैट्स ऑल। बाकी जैसा जैसे मैंने कहा और इन्होंने नोट किया, गांधी जी की काफ़ी कठोर आलोचना है ये जो मैंने की है, और जो कयास लगाया है वो और भी कठोर कयास है कि गांधी जी संभवतः स्वयं ही असहयोग खिलाफत को भूल मान। बहुत कठोर आलोचना है गांधी जी। तो मैं अपने आप को डिफाइन करूं तो एक जिज्ञासु, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति डिवोटेड, कमिटेड व्यक्ति, एंड दैट्स ऑल। बाकी मुझे अपने आप को कोई वादी कहने में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ श्रीकांत जी, नहीं पहले इनको पूछने दीजिए ना। आप हाँ जी। 100 साल मनाए जा रहे हैं इस समय, ओके जी। 60 साल से हमने देखा संगीत नहीं रहा है, तो शाखा नहीं किया, देखा संगीत को पास किया। वो चीज गांधी के खिलाफ ही पूरा हर बात में बना के पूरा यही रहा, उनका आधार रहा, जन्मना पूरा हो रहा। आज वो क्या हार गए हैं क्या? ये पिछले 10 साल से धीरे धीरे चलते, कभी चश्मा आया, कभी कुछ हुआ, ठीक है, हार मान ली कि नहीं, हार नहीं मान ली है। देखिए, संघ ने हार नहीं मान ली है, ये एक टैक्टिकल मूव है। और उसका कारण ये है कि आप पटेल और सुभाष बोस को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं विभिन्न कारणों से, नेहरू को वेस्टर्नाइज्ड कहकर डिसमिस कर सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे गांधीवादी मित्र भी करते रहे हैं। गांधी को तो वेस्टर्नाइज्ड कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरे, गांधी जी का असर ये था कि 13 जनवरी को जब उन्होंने अपना आखिरी फास्ट शुरू किया और जो 18 जनवरी को समाप्त हुआ, तो उसको फास्ट को समाप्त करने के लिए उनसे जो अनुरोध किया गया और जो वादा किया गया, जिसका एक वाक्य आप ध्यान दीजिए, हम वादा करते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें महात्मा जी का जी दुखे। उस पर दस्तखत करने वालों में हिंदू महासभा भी शामिल थी। दिस वॉज द मॉरल फोर्स ऑफ गांधी, और यही कारण था कि उनकी हत्या की गई। तो गोलवलकर थे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे महात्मा जी का जी दुखे। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि महात्मा जी की मृत्यु का अपराध कोई अपने सर नहीं दे सकता। तो मैंने इस किताब में लिखा भी है कि मेरे हिसाब से तो गांधी जी मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ये कुछ लोगों की मजबूरी का भी नाम है सचमुच, कि मनी मन गरियाएं हैं लेकिन मजबूर होके, तो गांधी जी मजबूरी का नाम भी है। सही है, वो बात वहां तक सही है, गांधी जी मजबूरी का नाम भी है। हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो सवाल अभी जैसे मुझसे पूछा गया उसी तरह, और ये हम सबके बारे में सच है। कुछ लोग हो सकता है कि जन्म से ही मतलब महामहोपाध्याय बन के उत्पन्न होते हों, या जो जन्म से ही प्रगतिशीलता की चरम दशा पर पहुंच गए हों। सामान्य मनुष्य का विकास होता है।
मैं रिकमेंड करूंगा आप निशिकांत कोगले की किताब जरूर पढ़िए, गांधी एंड कास्ट। गांधी जी शुरू करते हैं कि वर्ण व्यवस्था सही है और छुआछूत गलत है, लेकिन उस समय भी जब 1915 में वो साबरमती में आश्रम बनाते हैं कोचरब में, तो उनके यहाँ एक दलित दंपत्ति रहते हैं, दादू भाई। कस्तूरबा तक उनके रहने से असुविधा महसूस कर रही हैं। गांधी जी कहते हैं दंपत्ति यहाँ से नहीं जाएंगे। जो गांधी जी के फाइनेंसर्स हैं, उनके अहमदाबाद के संपन्न मित्र, वो कहते हैं कि साहब अगर ये आप इनको यहाँ रखेंगे तो हम चंदा नहीं देंगे। गांधी जी कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मत दीजिए चंदा, ये तो यहाँ रहेंगे। मित्र, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 31 या 32 में गांधी जी के पुत्र का विवाह एक ब्राह्मण कन्या से होता है, और लगभग उसी वर्ष दादू भाई की पुत्री लक्ष्मी का विवाह एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण से होता है। सो दिस इज गांधी ऑन कास्ट फॉर यू। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि निशिकांत कोगले की किताब पढ़िए। और ये जो बातें होती हैं जिसमें मैंने इसमें चुटकी ली है कि साहब हर जगह गांधी का नाम हटा दो यूनिवर्सिटीज से, अरुंधति रॉय ने 2014 में कहा था, मांग की थी कि गांधी रिलेवेंट हो चुके हैं, गांधी कास्टिस्ट से, हर जगह से उनका नाम हटा दो। तो उसी पे मैंने चुटकी ली है कि अब अरुंधति रॉय मोदी सरकार को बधाई दे सकती हैं कि कम से कम मनरेगा से उनका नाम हट गया है। ठीक, धन्यवाद। एक हाँ, पूछ लो। वो कुछ भी हो सकता है, परमात्मा की रची सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है। तो होने को हैं? नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, मेरे दुखी सुखी होने से थोड़ी बदल जाएगा। वो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हैविंग सेड दैट, गांधी की ये स्थिति हुई। गांधी जी के नाम से पॉलिटिक्स करने वाली और चलने वाली कांग्रेस क्या कर रही थी? गांधी जी से प्रेरित होने का दावा करने वाले समाजवादी क्या कर रहे थे? जब इस तरह का निरंतर प्रचार गांधी जी के विरुद्ध हो रहा था और नेहरू के विरुद्ध हो रहा था, गंदे से गंदा, अश्लील से अश्लील प्रचार उनके विरुद्ध हो रहा था। आप तो आज की बात कर रहे हैं, मैंने अपने बचपन में, और मेरी उम्र इस समय 70 साल है, मैंने अपने बचपन में यानी आज से 55 साल पहले संघ की शाखाओं में जो गांधी जी के बारे में सुना है वो लगभग वही है जो आज आप सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं। क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने और नेहरू की ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक मैं मानता हूं कि नेहरू ने भारतीय समाज में डेमोक्रेटिक संस्कार बनाने का काम सरकारी सिस्टम पर छोड़ करके समझ लिया कि सब हो गया। स्कूलों में आप अच्छी अच्छी बातें पढ़ा दीजिए बच्चों को। हमारी स्थिति ये थी कि हमारी पाठ्य पुस्तक कुछ बताती थी, हमारा मोहल्ला कुछ और बताता था। कांग्रेस लोक सेवक संघ बनती नहीं बनती, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन सत्ता में आने के बाद मास कांटेक्ट कैंपेन, निरंतर जन शिक्षण, ये कांग्रेस ने नहीं किया। और ये मैं आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेहरू की कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। और उसके बिना चित्त कैसे बदलेगा?
और जब चित्त नहीं बदलेगा तो वही होगा जो आप कह रहे हैं। सीधी सी बात है। आप अपने भाई को या जो भी मित्र हैं उनको कहिए, उनसे कहिए कि देखिए ये सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेकर काम करना ठीक नहीं है, उसके कई बार नुकसान हो जाते हैं बहुत बड़े। अब आप जाके मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू दे रहे हो किसी परीक्षा का हैं, या किसी से बात कर रहे हो, किसी कन्या को प्रभावित करने के चक्कर में हो और वो पढ़ी लिखी हो, और आप उससे कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो कराची पोर्ट मिसमार हो गया था, तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल फ्लॉलेस रहा, कोई त्रुटि नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ मैंने उनकी शायद पढ़ी है या सुनी है कि कस्तूरबा जब बीमार हुई तो उन्होंने उसको इंजेक्शन नहीं लगने दिया। उनके हिसाब से दिस वाज वायलेंस अगेंस्ट द बॉडी। अब अगर ये पहली बात अगर ये सही है तो मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को एंड शी डाइड, कस्तूरबा डाइड। आपकी बात पार्टली सही है, लेकिन कस्तूरबा डिड नॉट डाई एट दैट ओकेजन, कस्तूरबा डाइड लेटर ऑन। कस्तूरबा का निधन बाद में हुआ था, लेकिन बात आपकी सही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए गांधी जी की कई चीज़ें ऐसी हैं, कई बातें और कई काम जिनको कतई अप्रूव नहीं किया जा सकता, कतई अप्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन उनकी एक चीज़ उनके 1000 गुनाह माफ़ कर देती है, और वो ये कि गांधी जी के जीवन के तथाकथित आपत्तिजनक किसी भी काम को खोजने के लिए आपको कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे मानव इतिहास में दूसरा नहीं दिखता, ना नेताओं में, ना लेखकों में, ना विचारकों में। मार्क्स की एक और प्रेमिका थी जिससे उनका एक पुत्र हुआ, ये मार्क्स ने किसी को नहीं बताया, लोगों ने रिसर्च करके खोज के निकाला कि वो व्यक्ति 1928 तक जीवित था, लंदन में रहता था। और ऐसे तमाम नाम लिए जा सकते हैं। गांधी जी के चाहे वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा पर अत्याचार हो, चाहे अपने बच्चों के साथ उनका विचित्र व्यवहार हो, गांधी जी की इस चीज पर मुझे समझ नहीं आता, मुग्ध से भी अधिक कोई अवस्था होती हो तो मैं मुग्ध रहता हूं। उनके विरुद्ध खोजने के लिए आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है। गांधी जी के जितने भी बुरे काम खोजने हैं उनके अपने लेखन में आपको दर्ज मिल जाएंगे। इसलिए आदरणीय, मैं इस बात को कतई अप्रूव नहीं करूंगा, गांधी जी की इस बात के लिए कठोर आलोचना करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात से फैसिनेट भी रहूंगा कि उस आदमी ने कहा कि सत्य और सत्य को जीने की कोशिश सचमुच की। इसी के साथ अब बातचीत का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी होती जाएगी अगर हम करते रहेंगे। और डॉक्टर अवंतिका सिंह जी आइए, और अब आप यहाँ से संभाल